हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आरसीसी डिजाइन में आज हम डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम के बारे में पढ़ा, उसमें आपको पता चला कि जब हम बीम के टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट करते हैं तो उसे हम सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम बोलते हैं, ठीक है। और जो डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम होता है उसके टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन दोनों में रेनफोर्समेंट किया हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमें कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप बीम तैयार कर रहे हैं सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, ठीक है, उसमें ये संभावना होती है कि इस पर बेंडिंग मोमेंट अधिक आएगा, ठीक है। आपने सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम का डिजाइन किया तो डिजाइन में आपने देखा कि जब हम डी का मान निकालते थे तो डी का मान हम इस फॉर्मूले से निकालते थे, ठीक है, MR/QB, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम निकालते थे। इसमें जो हमारी प्रभावी गहराई आती थी, यदि जो हमारी प्रभावी गहराई मानी गई गहराई के बराबर आ जाती थी तो हमें क्या करना होता था, हम उसी मानी गई गहराई को मान लेते थे। लेकिन यदि ये प्रभावी गहराई हमारी बहुत ही कम आ जाए, ठीक है, तो हमें अपने सेक्शन का साइज बढ़ाना होगा, ठीक है। क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि जो ये बेंडिंग मूवमेंट है एमआर यानी कि बेंडिंग मूवमेंट जो है प्रतिरोध आघूर्ण के बराबर होता है, इतना तो आपको पता है। जो बेंडिंग मूवमेंट है उसके अधिक आने की संभावना होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब बेंडिंग मूवमेंट अधिक आएगा तो हमें अपने सेक्शन का साइज बढ़ाना होगा। बात करते हैं हम टेंशन जोन की। टेंशन जोन में तो हम रेनफोर्समेंट डाल के उसे मजबूत कर सकते हैं, लेकिन कंप्रेशन जोन का उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। यदि ये हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है और हमने इसे टेंशन जोन में मजबूत बना दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी कंप्रेशन जोन में कंक्रीट है, ठीक है, उसके चटकने की संभावना होगी, ठीक है, यानी कि वो बीच में से मुड़ सकती है इसके मुड़ने के कारण नीचे, ठीक है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। जब हम इसका सेक्शन साइज बढ़ा लेंगे तो इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो जो हमारा ये रेनफोर्समेंट डला हुआ है ये मुड़ने की इसकी संभावना हो जाएगी, ठीक है, बैंड होने की संभावना हो जाएगी अधिक बेंडिंग मूवमेंट के कारण, ठीक है। तो वो ना होने देने के लिए हमें करना पड़ता है कि जो हमारा कंप्रेशन जोन है उसमें भी हम रेनफोर्स कर दें, ठीक है। जब हम उसमें भी रेनफोर्स कर देंगे तो आपको पता है कि जो रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है, यानी कि जो सरिया होता है, जब सरिया हम उसमें डाल देते हैं तो वो काफ़ी दृढ़ होता है, ठीक है, यानी कि वो बैंड नहीं होने देता, ठीक है। उसकी टफनेस और स्टिफनेस बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस कारण से हम अपने कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट क्यों करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये है आपका, और ये एक बीम का सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो सिग्मा सीबी है ये हमारा कंक्रीट का अनुज्ञेय प्रतिबल है। सिग्मा एसटी आप जानते हैं ये हमारा इस्पात का अनुज्ञेय प्रतिबल है, ठीक है। और जो हमारा सिग्मा सीबी डैश होगा वो हमारा जो कंप्रेशन जोन में जो इस्पात डला हुआ है उसका अनुज्ञेय प्रतिबल है, ठीक है। इसका मान हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, सिग्मा सीबी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस डी डैश अपॉन एक्स इंटू सिग्मा सीबी, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम सिग्मा सीबी डैश का मान निकालेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो Z1 है ये हमारे जो कंप्रेशन जोन है इसके गुरुत्व केंद्र से, ठीक है, जो हमारा टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट डला हुआ है उसके सेंटर तक की जो दूरी होगी वो होगी हमारी Z1, ठीक है। यानी कि जो लीवर आर्म है, लीवर आर्म फर्स्ट जो है वो हमारी कंप्रेशन जोन के गुरुत्व केंद्र से टेंशन जोन के रेनफोर्समेंट के सेंटर तक की जो दूरी होगी वो हमारी Z1 होगी। और जो हमारा कंप्रेशन जोन में रेनफोर्समेंट डला हुआ है उसके सेंटर से, ठीक है, टेंशन जोन के सेंटर तक की जो दूरी होगी वो हमारी Z2 होगी, ठीक है। इन पॉइंट्स के बारे में आपको पता चल गया है। डी डैश जो है हमारा वो कंप्रेशन जोन का प्रभावी कवर है और जो बॉटम कवर है वो हमारा यहाँ पर है, ठीक है। ये रेनफोर्समेंट डला हुआ है कंप्रेशन जोन में और ये रेनफोर्समेंट डला हुआ है टेंशन जोन में। इसे हम ASC कहेंगे और इसे AST कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि जब हम डिजाइन करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट एरिया चाहिएगा, यानी कि समतुल्य क्षेत्रफल, ठीक है।
समतुल्य क्षेत्रफल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, जो आपका टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट डला हुआ होता है उसका समतुल्य क्षेत्रफल यानी कि इक्विवेलेंट एरिया क्या होगा, ठीक है। टेंशन जोन के लिए हम बात कर रहे हैं, टेंशन जोन के लिए, ठीक है। टेंशन जोन में जो इक्विवेलेंट एरिया होगा, समतुल्य क्षेत्रफल, वो होगा हमारा समतुल्य क्षेत्रफल m गुणा AST, ठीक है। यानी कि जो मापांक अनुपात होता है और जो हमारा इस्पात का क्षेत्रफल होता है उनका गुणनफल समतुल्य क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो जो टेंशन जोन का समतुल्य क्षेत्रफल वो होगा MAST। और अब हम बात करेंगे कंप्रेशन जोन की। कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन में मैं आपको बता दूं, कंप्रेशन जोन में जो मापांक अनुपात लिया जाता है, ठीक है, वो सामान्य मापांक अनुपात का 1.5 गुना लिया जाता है, ठीक है। यानी कि इसे हम कहेंगे MC, यानी कि कंप्रेशन जोन का मापांक अनुपात, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 MC, ठीक है। तो वही बात है कि समतुल्य क्षेत्रफल जो है मापांक अनुपात और रेनफोर्समेंट के एरिया का गुणनफल होता है। तो इसमें भी हम वही नियम अपनाएंगे, समतुल्य क्षेत्रफल, समतुल्य क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1.5 M इंटू ASC, ठीक है। क्योंकि ये कंप्रेशन जोन का क्षेत्रफल है इसलिए इसे हमें ASC देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा कुल समतुल्य क्षेत्रफल नहीं आया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम था, ठीक है, जब हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम था उसमें हमारे टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट था, ठीक है। आप जानते हैं हम टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी कंक्रीट होती है वो टेंशन जोन में बहुत ही वीक होती है और जो कंप्रेशन जोन होता है उसमें बहुत ही मजबूत होती है। यानी कि टेंशन जोन की अपेक्षा 10 गुना अधिक मजबूत होती है हमारे कंप्रेशन जोन में हमारी कंक्रीट, ठीक है। और हमने वहाँ पर रेनफोर्समेंट भी किया हुआ है, यानी कि जितने एरिया में हमने रेनफोर्समेंट किया है उतने ही एरिया की कंक्रीट हमें वहाँ से निकालनी पड़ेगी उस सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को डबली रेनफोर्स्ड बीम बनाने के लिए, ठीक है। एक बार मैं वो दोहरा रहा हूँ, ठीक है, कि जो हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, ठीक है, उसमें जो हमारा कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन जोन से हमें उतनी ही कंक्रीट निकालनी पड़ेगी, उतनी ही कंक्रीट का एरिया हमें निकालना होगा जितने एरिया में हमें रेनफोर्समेंट करना है, ठीक है। तो ये एरिया जो है वो इतने ही, उसका एरिया इतना ही होगा जितना हमारे इस इस्पात का एरिया होगा, ठीक है। तो इसमें से हम इस एरिया को घटा देंगे, ठीक है, AS। तो ये हो जाएगा 1.5 M माइनस 1 इंटू ASC, ठीक है। तो ये होगा आपका इक्विवेलेंट एरिया आपके कंप्रेशन जोन का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जब हम प्रॉब्लम्स हल करेंगे, जो हमारा डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है उसकी जब हम प्रॉब्लम्स हल करेंगे तो उसमें 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके लिए आएगी, ठीक है। पहली प्रॉब्लम होगी कि जब हमें प्रतिरोध आघूर्ण निकालना होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम होगी जब हमें अनुज्ञेय प्रतिबल यानी कि सिग्मा ST और सिग्मा CV हमें निकालने होंगे, ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम होगी जब हमें सेक्शन ऑफ साइड और एरिया ऑफ स्टील हमें निकालना होगा, ठीक है। तो 3 टाइप की प्रॉब्लम होती है इसमें भी। तो उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जो हमारी न्यूट्रल अक्ष है, ठीक है, यानी कि एक हमारी क्रिटिकल एक्स होती है और एक होती है हमारी एक्चुअल एक्स, ठीक है, यानी कि एक्चुअल एन एंड क्रिटिकल एन। तो इनका मान हमें निकालना होगा, ठीक है, और इनके लिए हमें फॉर्मूले भी चाहिए। तो चलिए उनकी हम बात करते हैं। जो हमारी क्रिटिकल एन है उसका फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल एन का फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो कि आपने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में पढ़ा है, ठीक है। क्रिटिकल एन एक्स बराबर M सिग्मा CV इंटू D अपॉन M सिग्मा CV प्लस सिग्मा ST, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम क्रिटिकल एन का मान निकालेंगे, ठीक है। अब जो हमारी एक्चुअल एन है, एक्चुअल एन जो हमारी प्राप्त होती है वो किस प्रकार प्राप्त होती है, ठीक है।
इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल एन ए। ठीक है, ये आप जो उदासीन अक्ष देख रहे हैं एन ए, ठीक है, इस पर जब हम आघूर्ण लेते हैं क्षेत्रफलों का, ठीक है, तो उसी से हम इसी नियम से हम जो है एक्चुअल एन ए निकालेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जो कंप्रेशन जोन है, ठीक है, इसमें जो ये कंप्रेशन जोन है इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, इस कंप्रेशन जोन में जो ये एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, ये एरिया कितना हो जाएगा b गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी x। ठीक है, तो ये हो जाएगा b गुना x और गुना जो ये एरिया है इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, ये सेंटर पॉइंट जो है यानी कि यहाँ से आधी दूरी पर। ठीक है, आप देख रहे हैं ये एक आयत है और आयत का गुरुत्व केंद्र उसके सेंटर पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो यानी कि इतनी दूरी पर x/2 दूरी पर। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट है हमारा x/2 दूरी पर, तो इसकी हम गुना कर लेंगे क्योंकि हम इसके सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं, तो एरिया गुना दूरी जो हमारा है वो आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है कि जो हमारा कंप्रेशन जोन में कंक्रीट का एरिया है उसका हमने आघूर्ण इसमें ले लिया है न्यूट्रल एक्स के सापेक्ष। ठीक है, और प्लस अब जो हमारा इस्पात है, ठीक है, जो हमारा स्टील है उसका हम आघूर्ण लेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट एरिया कितना है हमारा जो मैंने अभी निकलवाया था आपका 1.5 m-1 इंटू ASC। ठीक है, तो ये तो हो गया है आपका पूरा का पूरा एरिया आपके इसे रेनफोर्समेंट का। ठीक है, अब हम दूरी की बात करेंगे, दूरी कितनी होगी, यानी कि यहाँ से इसके सेंटर से, ठीक है, यहाँ तक की दूरी, इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी कि जब हम इस एक्स में से ये डी डैश घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि डी डैश जो है हमारी ऊपर से रेनफोर्समेंट के सेंटर तक की दूरी है। ठीक है, तो इसे हम घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस डी डैश। ठीक है, और बराबर, ठीक है, अब बराबर बात करेंगे हम जो हमारी टेंशन जोन में कंक्रीट है। ठीक है, इसका हम एरिया नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि टेंशन जोन में कंक्रीट जो है कोई भी सामर्थ्य नहीं रखती है। ठीक है, ये माना जाता है कि टेंशन जोन में कंक्रीट जो है कोई भी सामर्थ्य नहीं रखती है और टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट जितना भी डला हुआ होता है उसी पर माना जाता है कि वही लोड बियर कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा ये टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट है हम केवल इसी का एरिया लेंगे। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट एरिया कितना हो जाएगा MAST। ठीक है, इतना हो जाएगा और इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी D-x। ठीक है, तो ये हो जाएगा D-x। ठीक है, और यही फॉर्मूला है आपका आपकी एक्चुअल एन ए का। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपके प्रतिरोध आघूर्ण की कि प्रतिरोध आघूर्ण आपको किस प्रकार ज्ञात करना है। चलिए, प्रतिरोध आघूर्ण आप कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, आपका फॉर्मूला है MR = BX सिग्मा CB/2 D-x/3 प्लस 1.5 M-1 ASC सिग्मा CB डैश D-D डैश। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस प्रकार से आता है उसके बारे में भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिरोध आघूर्ण जो होता है वो होता है MR = एक्सटर्नल फोर्सेस गुणा लीवर आर्म। ठीक है, तो जो ये एक्सटर्नल फोर्सेस है जैसे कि ये C1 यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट पर जितना बल आ रहा है, संपीड़न बल आ रहा है, यदि कंप्रेशन जोन है तो उसमें कंप्रेसिव फोर्स आएगा और जो आपका टेंशन जोन है उसमें जो है टेंशन फोर्स आएगा। ठीक है, तो आपका जो ये एक्सटर्नल फोर्सेस है इसकी गुना हम इसकी लीवर आर्म में अगर कर देंगे तो हमारा प्रतिरोध आघूर्ण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो आपका प्रतिरोध आघूर्ण है आपके कंप्रेशन जोन के लिए, ठीक है, उसकी बात हम करते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस हमारा क्या होगा, हम मान लेंगे इसे C1 गुना लीवर आर्म हमारी क्या होगी C1 की Z1। ठीक है, और प्लस जो हमारा कंप्रेशन जोन में स्टील डला हुआ है उसका एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होगा C2 और गुना उसके लीवर आर्म क्या होगी Z2। ठीक है, तो इसमें हमें C1 C2 के मान चाहिए। ठीक है, Z1 का मान है हमारा Z1, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपको पता है कि ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र आधार से x/3 की दूरी पर होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी x/3। ठीक है, तो जो
Z1 का मान है वो आ जाएगा हमारा, हम इस टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है यानी कि ये D, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D में से x/3 घटा लेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ तक की दूरी घटा लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की ही बच जाएगी, ठीक है। तो Z1 का मान हो जाएगा हमारा D - x/3। अब हम बात करेंगे Z2 की। Z2 देखिए इसमें कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, जो आपका रेनफोर्समेंट है, ठीक है, इसके सेंटर तक की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से टेंशन जोन के रेनफोर्समेंट तक की जो दूरी है उसे हम Z2 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, इसके ऊपरी कॉर्नर तक की दूरी जो है वो तो है आपकी D, ठीक है, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। और इसमें से यदि हम ये D डैश, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये D डैश, ये घटा लेंगे तो हमारा Z2 का मान आ जाएगा, ठीक है। तो Z1 और Z2 की जगह हम ये यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो C1 है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस हम कैसे निकालेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस हम निकालेंगे जो आपका संपीड़न जोन का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल गुणा प्रतिबल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल और गुणा इसके प्रतिबल, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपकी जो कंप्रेसिव जोन की कंक्रीट है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये है आपके कंप्रेसिव जोन की कंक्रीट, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा B × x, ठीक है, इतना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और इसमें हम औसत प्रतिबल लेंगे क्योंकि ये कंक्रीट यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। तो यहाँ का प्रतिबल हो जाएगा σCB और प्लस यहाँ जो न्यूट्रल अक्ष है इस पर प्रतिबल हो जाएगा 0/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा Bx σCB/2, ठीक है। तो C1 का मान हमारा कितना आया है, Bx σCB/2। अब हम जो C2 है उसका मान ज्ञात करेंगे। C2 आप देख रहे हैं कि जो हमारी संपीड़न जोन में स्टील है, ठीक है, जो हमारा संपीड़न जोन में रेनफोर्समेंट है उसका समतुल्य क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1.5 m-1 ASC, ठीक है। फिर इसमें हम प्रतिबल लेंगे, ठीक है। प्रतिबल इसमें जो है ये आप देख रहे हैं कि ये जो रेनफोर्समेंट है ये यहीं तक फैला हुआ है, ठीक है, इसलिए इसमें औसत नहीं लिया जाएगा, इसमें प्रतिबल आपका सिंगल ही लिया जाएगा, ठीक है, σCB डैश। अब ये C1 और C2 के मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो MR का मान हो जाएगा हमारा, MR = C1 का मान हम रखेंगे Bx σCB/2 और Z1 का मान हमारा हो जाएगा D - x/3, ठीक है, और प्लस C2 का मान हमारा हो जाएगा 1.5 m-1 ASC σCB डैश और Z2 का मान हो जाएगा हमारा D - D डैश, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने की, ठीक है, चलिए उसे भी लिख लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन में प्रतिरोध आघूर्ण निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, MR = σHT × AST D - 1। इसमें y का मान जो है ये होगा C1 × x/3 प्लस C2 × D डैश अपॉन C1 + C2। C1 और C2 के मान ये मैंने आपको निकाल कर अभी बता दिए हैं, ठीक है, इन्हें दोबारा से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड कंडीशन में आपको प्रतिरोध आघूर्ण का मान ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन और ओवर रेनफोर्स सेक्शन के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रिटिकल एनए ज्ञात करनी है, ठीक है, क्रिटिकल एनए, और फिर आप ज्ञात करेंगे एक्चुअल एनए, ठीक है। यदि एक्चुअल एनए क्रिटिकल एनए के बराबर है तो आपका बैलेंस सेक्शन होगा, ठीक है, आपका सेक्शन जो है वो बैलेंस होगा। और यदि एक्चुअल एनए छोटी है क्रिटिकल एनए, ठीक है, तो आपका अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। और यदि एक्चुअल एनए बड़ी है क्रिटिकल एनए, ठीक है, तो आपका ओवर रेनफोर्स्ड
सेक्शन होगा। ठीक है, अब बात आती है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन और ओवर रेनफोर्स सेक्शन की कंडीशन में आप लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बता देता हूं मैं। बैलेंस सेक्शन जब आपका होगा तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के दोनों फॉर्मूले रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूले से भी आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और जो पिछला फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया, ठीक है, उससे भी आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेकंड कंडीशन, जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंडर रेनफोर्स यानी कि अल्प परवलय, इसका मतलब है कि हमारा जो सेक्शन है उसमें रेनफोर्स की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, जिस कारण यदि हमारे बीम पर कोई प्रतिबल आएंगे तो हमारा जो रेनफोर्स का अनुज्ञेय प्रतिबल है वो अपने अधिकतम मान पर पहले पहुंच जाएगा कंक्रीट के प्रतिबल की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो बीम है वो इस्पात में कमजोर होगा, यानी कि इस्पात का जो प्रतिबल है वो प्रभावी होगा। ठीक है, तो जिसमें इस्पात का प्रतिबल आता है, जैसे कि इसमें आपका आप देख रहे हैं कि इसमें इस्पात का अनुज्ञेय प्रतिबल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन की कंडीशन में। ठीक है, अब बात हम करेंगे ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, ओवर रेनफोर्स का मतलब है अति प्रबलित, यानी कि प्रबलन इस्पात की मात्रा इसमें अधिक होगी। ठीक है, जब इसमें प्रबलन इस्पात की मात्रा अनुज्ञेय से अधिक होगी तो हमारा जो सेक्शन है वो इस्पात में बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो कंक्रीट का अनुज्ञेय प्रतिबल है वो अपने अधिकतम अनुज्ञेय मान पर पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर वो फेल होगा तो कंक्रीट में फेल होने के उसके चांसेस होंगे, इस्पात में फेल होने के उसके चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो कंक्रीट का अनुज्ञेय प्रतिबल अपने अधिकतम मान पर पहले पहुंच जाता है, इसलिए हमारी सेक्शन में कंक्रीट का अनुज्ञेय प्रतिबल ही प्रभावी होगा। ठीक है, यानी कि जिसमें कंक्रीट का अनुज्ञेय प्रतिबल यूज किया जाएगा जिस फॉर्मूले में, ठीक है, वही फॉर्मूला आप प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करने के लिए निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि इससे जो दूसरा फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको लिखवाया उसमें लिखा हुआ है बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2। ठीक है, यानी कि ये जो सिग्मा सी बी है, ये जो सिग्मा सी बी है यही आपका कंक्रीट का अनुज्ञेय प्रतिबल होता है। ठीक है, तो यानी कि जिसमें सिग्मा सी बी यूज किया जाएगा वही फॉर्मूला आपका प्रतिरोध आघूर्ण के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के बारे में भली बातें समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इन पर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बता दें कि जो डबल रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम होता है उसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है। ठीक है, तो 3 टाइप की प्रॉब्लम आती है आपकी डबल रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम में। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम है जब आपको सिग्मा सीवी सिग्मा एसटी के मान दिए हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको अनुज्ञेय प्रतिबल सिग्मा सीवी सिग्मा एसटी एम और खंड माप दिया हुआ होता है, यानी कि सेक्शन साइज दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या ज्ञात करना होता है, प्रतिरोध आघूर्ण। ठीक है, प्रतिरोध आघूर्ण आपको ज्ञात करना होता है। तो ये होती है आपकी फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम। ठीक है, जो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होती है, जो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपको अनुज्ञेय प्रतिबल ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, सिग्मा सीवी सिग्मा एसटी ये मान आपको ज्ञात करने होते हैं और आपको एम का मान दिया हुआ होता है, सेक्शन साइज दिया हुआ होता है। प्रतिरोध आघूर्ण के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दी हुई होगी, जैसे कि आपको भार व्यवस्था दी जा सकती है, उससे आप बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करोगे और बेंडिंग मोमेंट के आधार पर ही आपको पता है जो बेंडिंग मोमेंट होता है और प्रतिरोध आघूर्ण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप बेंडिंग मोमेंट का मान निकालकर इसमें प्रतिरोध आघूर्ण के सूत्र में आप रख लोगे। और इसमें एक चीज और दी हुई होगी आपको, इस्पात का क्षेत्रफल ASC व AST। ठीक है, तो जब सिग्मा सीवी और सिग्मा एसटी यानी कि अनुज्ञेय प्रतिबल ज्ञात करने होते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स कौन सी हो जाती है, सेकंड टाइप की प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड टाइप की प्रॉब्लम होती है आपकी जब आपको सेक्शन साइज
और इस्पात का क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये सब दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम में आपको सेक्शन साइज और इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम पर आधारित है। ठीक है, एक दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरन का काट 300 mm गुणा 600 mm है, यानी कि इसमें सेक्शन साइज हमें दिया हुआ है। इसके निचले भाग में 22 मिलीमीटर व्यास की 4 छड़ें तथा ऊपरी भाग में 16 mm व्यास की 3 छड़ें प्रयोग की गई है। यानी कि इसमें हमें प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। दोनों ओर प्रभावी आवरण 40 mm रखा गया है। इस धरन का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखिए, इसमें प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करवा रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध आघूर्ण कौन से टाइप की प्रॉब्लम में ज्ञात करवाते हैं? जो आपकी फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम का हमारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें अनुज्ञेय प्रतिबल हमें दिए हुए हैं, सिग्मा सीबी, सिग्मा एसटी और एम का मान भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब के सब हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। जो संपीड़न जो है उसमें 16 mm व्यास की 3 छड़ें हैं। ठीक है, 1, 2 और 3, तो 3 छड़ें हैं ये है आपका ASC। ठीक है, और जो आपका टेंशन जोन है उसमें 22 mm व्यास की 4 छड़ें हैं। ये है आपका AST। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, और जो इनका आवरण है वो भी दिया हुआ है यहाँ पर 40 mm, यानी कि ये D डैश का मान है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका आवरण 40 mm ही दिया हुआ है। ठीक है, अब जो हमारा सेक्शन है वो 300 mm उसकी चौड़ाई है और 600 mm इसकी गहराई है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से ये 300 mm है और इसकी कुल गहराई जो है वो यहाँ से यहाँ तक 600 mm हमें दी हुई है। ठीक है, तो चलिए एक बार नोट कर लेते हैं जो भी हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्नानुसार धरन की चौड़ाई B बराबर 300 mm। ठीक है, अब धरन की प्रभावी गहराई हमें चाहिए होगी। ठीक है, धरन की प्रभावी गहराई। ठीक है, धरन की प्रभावी गहराई आपकी क्या हो जाएगी? जब इस कुल गहराई में से हम कवर को घटा देंगे। ठीक है, जो आपके टेंशन जोन का कवर है उसे जब हम घटा देंगे तो यहाँ से प्रभावी गहराई निकल कर आएगी आपकी 560 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो हमारा संपीड़न जोन में इस्पात है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा ASC बराबर 3 छड़ें इसमें डाली गई है तो 3 गुणा π/4 D स्क्वायर। डी का मान है हमारा कितने mm व्यास की छड़ें यूज की गई है? 16 mm व्यास की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 का वर्ग, तो इसका मान आ जाएगा 603 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ASC का मान हमारा कितना आ गया है? 603 मिलीमीटर स्क्वायर, और जो हमारा AST है वो कितना आ जाएगा? तनन इस्पात का क्षेत्रफल कितना डाला गया है? 4 नंबर्स बार डाली गई है, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा π/4 गुणा 22 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1520 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो AST भी हमने निकाल लिया है, ये आ गया है 1520 मिलीमीटर स्क्वायर। सिग्मा CB, सिग्मा ST और M के मान ये हमें दिए हुए हैं। ठीक है, सिग्मा CB हमें कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा ST हमें दिया हुआ है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और M हमें दिया हुआ है 18। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमें दी गई है वो सब हमने नोट कर ली है। अब सबसे पहली स्टेप हमारी होगी क्रिटिकल एनए ज्ञात करने की। ठीक है, सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होगी? क्रिटिकल एनए। तो क्रिटिकल एनए हम ज्ञात करेंगे। क्रिटिकल एनए के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम सिंगल रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम में कर रहे थे। ठीक है, ये होगा XC बराबर M सिग्मा CB इंटू D अपॉन M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। ठीक है, तो इसका मान हम निकाल लेंगे 18 गुणा 5 और गुणा प्रभावी गहराई D का मान है हमारा 560 अपॉन 18
गुणा 5 प्लस 230, तो ये आ जाएगा 158 मिलीमीटर। ठीक है, तो एक्स सी का मान हमारा कितना आ गया है 158 मिलीमीटर। अब हम एक्चुअल एन निकालेंगे। ठीक है, एक्चुअल एन, एक्चुअल एन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1.5 एम माइनस 1 ए एस सी एक्स माइनस डी डैश इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम एक्चुअल एन के लिए ज्ञात कर यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे अब एक्चुअल एन। चलिए ये आ जाएगा, इसमें हम बी का मान रखेंगे। बी का मान है हमारा 300 गुणा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1.5, एम का मान हम रखेंगे 18 माइनस 1, ए एस सी का मान हम रखेंगे 603 और गुणा हो जाएगी एक्स माइनस डी डैश। डी डैश का मान है हमारा 40। ठीक है, और बराबर एम का मान है 18, ए एस टी का मान है हमारा 1520, डी माइनस डी का मान है हमारा 560 माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे जब हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 150 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1.5 गुणा 17 और गुणा 603 एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 18 गुणा 1520 560 माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक 150 है। ठीक है, तो इस पूरी समीकरण को हमें 150 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 150 से जब इसे हम भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसे जब हम 150 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 गुणा 17 गुणा 603, भाग करेंगे इसे हम 150 से तो ये हो जाएगा 102.51 एक्स माइनस 40। ठीक है, इज इक्वल टू इसे हम 150 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 18 गुणा 1520 भाग 150 182.4। ठीक है, 560 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इनके अंदर गुना कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 102.5 एक्स और माइनस 102.51 गुणा 40 बराबर 182.4 गुणा 560 और माइनस 182.4 एक्स। इसे 182.4 एक्स को हम इधर ले आएंगे और इसे हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन कर लीजिए इनकी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 102.5 और प्लस हो जाएगा 182.4 284.91 एक्स। ठीक है, और बराबर ये इसकी गुना करके आ जाएगा 182.4 गुणा 560 102 144 और ये इधर आकर जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 102.51 गुणा 40 4100.4। ठीक है, तो इसे हम सम कर लेंगे इसका। ये हो जाएगा 102 144
106244.4, ठीक है। तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस 284.98 एक्स, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक द्विघात समीकरण हो गई है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण को हल करने के दो नियम हैं। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यदि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2। इस फॉर्मूले से भी आप जो है x का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। और दूसरा फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो थोड़ा इससे आसान है, ठीक है। क्योंकि मुझे आसान लगता है इसलिए वो थोड़ा आसान है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका आधा कर लेंगे, ठीक है। ये है हमारा 284.98, इसका जब हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 142.45, ठीक है। तो आधा करने पर ये हो गया, तो इसे हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 142.45, ठीक है। पूर्ण वर्ग बन गया है इधर, ठीक है। और ये 142.45, इसका वर्ग हम इधर जोड़ देंगे 142.45, ठीक है। इसका वर्ग हमने इधर जोड़ दिया है, प्लस जो हमारा ये कॉन्टेंट था 106244.4, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा 12653.827, ठीक है। और इधर आपका क्या चल रहा है, x प्लस 142.45, इसका वर्ग इधर चल रहा है। और जब इस वर्ग को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका हम अंडर रूट अब करेंगे तो ये हो जाएगा 355.72, ठीक है। और x प्लस 142.45, ठीक है। तो 142 को हम इधर ले जाएंगे, यानी कि इसे घटा लेंगे इधर से 142.45। तो जब इसे हम घटाएंगे तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 213, ठीक है, 213 मिलीमीटर। तो एक्स ए का यानी कि एक्चुअल एन का मान हमारा कितना आ गया है, 213 मिलीमीटर, ठीक है। अब हमने एक्चुअल एन और क्रिटिकल एन दोनों ज्ञात कर लिया है, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारा जो सेक्शन है वो बैलेंस सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या फिर ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। तो जब इन तीनों कंडीशन को हम ध्यान में रखेंगे तभी हम प्रतिरोध आघूर्ण का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी एक्चुअल एन है, एक्चुअल एन, ठीक है, चूंकि एक्चुअल एन इसका मान अधिक है क्रिटिकल एन से, ठीक है। जब इसका मान अधिक होगा क्रिटिकल एन से तो हमारा सेक्शन क्या होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अतः खंड ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। तो हमारा खंड क्या होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन की कंडीशन में आपको पता है कि रेनफोर्स जो है हमारा वो ओवर हो जाता है। ओवर होने के कारण हमारा जो स्टील का जो प्रतिबल है वो अपने अधिकतम अनुज्ञेय मान तक नहीं पहुंचता, और जो हमारा कंक्रीट का प्रतिबल है, ठीक है, वो अपने अधिकतम अनुज्ञेय मान तक पहुंच जाता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा सेक्शन यदि फेल होने की कंडीशन में आएगा तो कंक्रीट के प्रतिबल ही अपने अधिकतम अनुज्ञेय मान पर सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है। इसलिए हमारा सेक्शन जो है वो कंक्रीट के प्रतिबल के लिए सब प्रभावी होगा, ठीक है। तो जिसमें कंक्रीट का प्रतिबल आता है यानी कि सिग्मा सीबी जिसमें आता है उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है हमारा प्रतिरोध आघूर्ण, ठीक है। अतः यहाँ पर हम लिख लेंगे है ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, अतः प्रतिरोध आघूर्ण MR बराबर BX सिग्मा सी बाई 2 D माइनस एक्स बाई 3 और प्लस 1.5 M माइनस 1 AXC सिग्मा CB डैश इंटू D माइनस D डैश, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है।
अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सिग्मा सी बी डैश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिग्मा सी बी डैश का मान मैंने आपको बताया था। सिग्मा सी बी डैश हम किस प्रकार निकालते हैं, सिग्मा सी बी डैश हम निकाल लेंगे एक्स माइनस डी डैश अपॉन एक्स इंटू सिग्मा सी बी। तो इस फॉर्मूले से हम सिग्मा सी बी डैश का मान निकालेंगे। पहले एक्स का मान हमारा कितना है, जो हमारी एक्चुअल एन आई है। ध्यान रखना है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो या फिर अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो, दोनों कंडीशन में आप जब प्रतिरोध आघूर्ण निकालेंगे और आपको एक्स का मान रखने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप एक्चुअल एन का मान ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्चुअल एन का मान रखेंगे 213 माइनस डी डैश का मान कितना है हमारा 40 अपॉन 213 और गुणा सिग्मा सी बी का मान है हमारा 5। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेट करके सिग्मा सी बी डैश का मान क्या आता है, 213 माइनस 40 भाग 213 और गुणा 5, यह आ जाता है हमारा 4.06 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा सी बी डैश का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम समीकरण 1 में से रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से mr का मान हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम b का मान रखेंगे 300, x का मान अब हम रखेंगे, x का मान है हमारा 213, सिग्मा सी बी का मान हम रखेंगे 5/2, d का मान हम रखेंगे 560 माइनस x का मान रखेंगे हम 213/3 और प्लस 1.5 m यानी कि 1.5 गुणा m का मान हम रखेंगे 18 माइनस 1, ASC का मान रखेंगे हम 603 और सिग्मा सी बी डैश का मान हमने अभी निकाला है, ये हम रखेंगे 4.06 और गुना डी का मान है हमारा 560 और डी डैश का मान है हमारा 40। ठीक है, तो ये सभी मान हमने रख लिए हैं। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 78, 11, 77, 50। ठीक है, तो इतना जो कंटेंट है उसका मान ये आ गया है और प्लस इसमें हम करेंगे ये सारा का सारा कंटेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा 18 गुणा 18 की जगह हम 17 लिख लेंगे, एक उसमें से घटा लेंगे, ये हो जाएगा 17 गुणा 603 गुणा 4.06 गुणा 520, तो ये आ जाएगा 32462866.8। ठीक है, तो इसे टोटल कर लेंगे, टोटल करके आ जाएगा 11,05,8,06,16.8। ठीक है, तो ये आ जाएगा न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, तो हमने प्रतिरोध आघूर्ण का मान ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार से आपको फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर में मैंने आपको डबल रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम से रिलेटेड सभी पॉइंट्स आपको करा दिए हैं। ठीक है, और फर्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, अब जो आपकी सेकंड टाइप की प्रॉब्लम और थर्ड टाइप की प्रॉब्लम रह रही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको बता देंगे। ठीक है, तो 2 लेक्चर में ही ये जो चैप्टर है आपका लगभग क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद।